हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं 180 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू होगा 180 शब्द प्रति मिनट की गति से। देश में अगर सुप्रीम कोर्ट न हो तो क्या हो? आम भारतीयों के मन में अक्सर यह सवाल कौंधता होगा। जो काम सरकारों को करने चाहिए वे भी सुप्रीम कोर्ट को ही करने पड़ते हैं। मानो सरकारों ने ठान रखी हो कि काम तभी करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए उन्हें आदेश देगा। ताजा मामला सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को लेकर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 साल पहले आदेश दिया था कि सेना में महिलाओं को भी कमीशन दिया जाए। केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि सामाजिक एवं मानसिक कारण को आधार बनाकर महिला अधिकारियों को कमीशन से वंचित रखना न सिर्फ भेदभावपूर्ण है बल्कि अस्वीकार्य भी है। सेना में कार्यरत महिला अधिकारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही है। उनका तर्क है कि जब वे सेना में कार्य करने की पात्रता रखती है तो उन्हें यह अवसर दिया जाना चाहिए। एक तरफ महिलाओं को समानता देने के लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तो इसमें अड़ंगे लगाए जाते हैं। देखा जाए तो समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ सवाल उठता है कि आजादी के 7 दशक बाद भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए अदालतों को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? हर मामले में अदालत कहे तभी सरकार क्यों जागे? सरकार को चाहिए कि वे अपने स्तर पर मामलों का निस्तारण करें। देश में मौजूद अनेक समस्याओं का समाधान अदालतों के बिना भी हो सकता है। जरूरत दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की है और अधिकारियों की तरफ से लगाए जाने वाले अड़ंगों को समझने की भी है। महिलाएं जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकती है तो दूसरी सेवाओं में उनके साथ पक्षपात क्यों? देश की आबादी इतने सालों से भी अपने को अपेक्षित क्यों समझी? ये विषय राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है और सीधा सीधा मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरत बदलते दौर में मानसिकता को बदलने की भी है। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मामला सबके सामने है। संसद के हर क्षेत्र में अनेक कानून बनते हैं, लेकिन महिला आरक्षण का मामला अब भी लंबित है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर सेमिनार और गोष्ठियों से तस्वीर बदलने वाली नहीं है। यह सही है कि आज़ादी के बाद से महिलाओं को अनेक हक मिले हैं, लेकिन यह भी सच है कि हक पाने के लिए महिलाओं को संघर्ष भी करना पड़ा है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि महिलाओं के अधिकार उन्हें बिना अदालत के ही दे दिए जाएं? हाशिए पर कराहती स्कूली शिक्षा में जान फूंकने की शिक्षा अगर किसी राजनीतिक दल में है तो वह है आम आदमी पार्टी। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने अपने काम में प्रमुखता से स्कूली शिक्षा के कायाकल्प को गिनाया, वही यह अपील भी की गई कि सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में पिछले 5 वर्षों में किया गया काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस काम को और अधिक गति देने की जरूरत है। अवलोकन बताते हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की तस्वीर काफी हद तक बदली है। आमतौर पर शिक्षा को इंसान के चरित्र निर्माण और जीवन निर्वाह के लिए सक्षम बनाए रहने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिक्षा का ऐसा स्वरूप विकसित नहीं हो सका। स्कूली शिक्षा और खासकर सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की दशा इन दिनों देश भर में बदहाल है। हर स्तर पर, चाहे व्यवस्थागत मामला हो या अकादमिक, यह कमजोर साबित होती रही है। स्कूली शिक्षा की बदहाली का सबसे अधिक असर सरकारी स्कूली व्यवस्था पर हुआ है, जहां स्कूल कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान से लेकर पानी, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के मोहताज होने लगे हैं। वहीं अकादमिक स्वरूप को निखारने वाले शिक्षकों को बेहाल बना दिया गया। इसके चलते हर किसी का सरकारी स्कूल से विश्वास उठता गया और निजी स्कूलों पर बढ़ता गया। निजी स्कूलों को कथित रूप से बेहतर शिक्षा देने वाले संस्थानों के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। दरअसल निजी स्कूलों के बाजार ने पिछले 3-4 दशकों में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की कमजोर नस्ब को इस तरह से पकड़ा कि इसकी दुर्गति ही कर डाली। समानांतर रूप से हुआ यह भी कि सार्वजनिक स्कूली शिक्षा पर से उसके अपने तंत्र के जिम्मेदार लोगों का भरोसा उठने लगा और निजी स्कूलों का तंत्र खड़ा होता गया। हालात इतने निराशाजनक स्तर पर पहुंच गए कि यह कहा जाने लगा कि अब कुछ हो
नहीं सकता। जो चल रहा है उसे ही किसी तरह से चलने दिया जाए। सार्वजनिक स्कूली शिक्षा के सामने चुनौतियां कई स्तर की है। शायद जो समस्याएं दिल्ली के स्कूलों की है वैसी ही समस्या किसी आदिवासी क्षेत्र के स्कूल की भी है। एक तरफ सार्वजनिक स्कूलों के सामने निजी स्कूलों ने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का बहाना बनाकर अपना बाजार तैयार किया, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की अंदरूनी चुनौतियों से निपटने का इंतजाम नहीं दिखता। निजी व सार्वजनिक स्कूलों के बच्चों के सीखने के स्तर में फर्क मुख्य रूप से उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण है। दरअसल सरकारी स्कूलों में वर्तमान में वे बच्चे अध्ययनरत हैं जो सामाजिक पारिवारिक रूप से हाशिए पर या हाशिए के करीब है। अध्ययन व सर्वे सबूत बताते रहे हैं कि निजी सार्वजनिक स्कूलों की बजाय बेहतर प्रदर्शन नहीं करते। सार्वजनिक स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उन पर गौर फरमाना होगा। आमतौर पर ये बच्चे मजदूर, खेतीहर मजदूर, कमजोर किसान और झुग्गियों के हैं। इन वर्गों से आने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा के इंतजाम का जिम्मा सरकार का ही होना चाहिए। इसलिए दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक शिक्षा को बेहतरी के पक्ष में जो आवाज उठाई वह आज की जनसाधारण के पक्ष की आवाज है। सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की बीमारी चिरकालिक है। इस ओर न तो नौकरशाही की ओर से ध्यान दिया गया और न ही राजनीतिक दलों की ओर से। यह भी समझना जरूरी है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना और उसे बरकरार रखना न केवल धैर्य बल्कि शैक्षिक व्यवस्था विकसित करने की मांग करता है। धन की व्यवस्था करनी होती है। स्कूलों में शैक्षिक समर्थन के लिए तंत्र को बनाना होता है जिसमें से ऐसे लोगों जो शिक्षकों पर धौंस जमाने और उनकी कमियों को रेखांकित करने के बजाय उनके साथ शैक्षिक मददगार के रूप में खड़े हों। स्कूली शिक्षा में पसरी घोर निराशा के अंधकार में अगर उम्मीद की चिंगारी दिखाई दे रही है तो इसका श्रेय दिल्ली सरकार को जाता है। आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया था, पहले शिक्षा। दिल्ली सरकार के प्रयासों के समग्र परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। 2015-16 में दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए 6,208 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई और प्रति वर्ष बजट बढ़ाया गया। इस बढ़े हुए बजट का इस्तेमाल खास तौर पर बीमार स्कूलों का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों को सीखने सिखाने के कार्यक्रमों पर खर्च किया गया। रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश स्कूलों की स्थिति जर्जर थी। स्कूली शिक्षा में सुधार का मामला वित्त से जुड़ा है। 1964 से 66 में कोठारी आयोग ने पहली बार सामाजिक व आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया था। आयोग के मसौदे में स्पष्ट कह दिया गया था कि शिक्षा समृद्धि के स्तर को निर्धारित करती है। आयोग मानवीय निवेश क्रांति में आर्थिक विचार से प्रभावित था। इसके अनुसार शिक्षा में निवेश मानव पूंजी के निर्माण के लिए हो जो आगे चलकर आर्थिक योगदान के रूप में होता होगा। पाई स्टॉप।